हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में, मेन बेंच में भी, और जो इनका दूसरा बेंच है जलपाईगुड़ी, जो बेंच हम कहते हैं सर्किट बेंचेस, ये बेंच में भी मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 498 से रिलेटेड ये मैं एक्सपीरियंस आज आपके के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कई मेरे यूज़र्स पूछ रहे थे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में और ख़ासकर जलपाईगुड़ी बेंच में, वो कैसा रहा है। देखिए, जो 498 ए के केसेस हैं उनको ऑब्वियसली मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर रहा हूँ। नॉट जस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का मेरे पास मैटर आता है मैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल करता हूँ ये स्ट्रैटेजी। और बहुत जगह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये स्ट्रैटेजी मेरी काम कर जाती है। और यहाँ पे मैं जो है क्लाइंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ, देखिए अगर आप हो सके तो, अगर कंप्लेंट आपकी देख के मैं ये बता दूंगा कि एटलीस्ट आपके जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स का बिल्कुल आना जाना ही बंद हो जाएगा 498 के केसेस में। देखिए, वाइफ साइड ने क्यों पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, सबसे पहले आप ये जानिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि वाइफ साइड क्यों जो है पेरेंट्स को घसीट के लाती है कोर्ट के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो जो है ये चाहती है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो इम्प्लिकेट हो जाए, फॉल्सली इम्प्लिकेट हो जाए, और उनको जो है पूरी की पूरी हैरेसमेंट हो, कोर्ट कचहरी के जो है हर डेट पे दर्शन हो, जज बोले कि वो लोग आए कोर्ट में प्रेजेंट रहें, और चाहे उनकी एज कोई भी हो, 60 साल 70 साल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और एक जजमेंट भी शेयर की थी, जिसमें जो है डिसेबल्ड जो है पेरेंट जो कि बिल्कुल बेड रिडन है, उनको भी 498 में वाइफ साइड ने इम्प्लिकेट कर दिया था। कोर्ट ने हालांकि वो एफआईआर जो है क्वैश कर दी। वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें जो है 1 लाख रुपए जो है वाइफ साइड को फ़ाइन भी लगा, क्योंकि उसने जो है बेड रिडन पेरेंट्स को इम्प्लिकेट कर दिया। ऐसे ही पेरेंट्स जो है हस्बैंड और वाइफ से अलग रहते हैं और उनको जो है इम्प्लिकेट कर दिया जाता है 498 में, कि क्योंकि मैक्सिमम जो है हैरेसमेंट हो, जो भी वाइफ साइड आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट कर पाए। और इसको जो है ना, इसको आपको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है हैंडल करते नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत एलिजिबल हैं क्वेश्चन के लिए, पर आप क्वेश्चन के लिए जाते नहीं, आपको सही राय नहीं मिलती है। आप जो है सालों साल अपने पेरेंट्स के साथ केसेस लड़ रहे हैं। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो कर लीजिए ना कि एटलीस्ट उनका कोर्ट जाना बंद हो जाए, एटलीस्ट कुछ रिलीफ आपको मिले। और ऐसे केसेस में कि ये भी होता है कि जब एक रिलीफ की उम्मीद आपको मिलने लग जाती है ना, आपका पूरा का पूरा केस भी सेटल हो सकता है। ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स के साथ हुआ भी है कि हमने जैसे स्टेप सिर्फ पेरेंट्स के लिए लिया, हस्बैंड के लिए नहीं लिया, बट पूरा का पूरा केस ही सेटल हो गया। तो ये भी एक्सपीरियंस में आया है कि ऐसे होता है हम जब भी हम पेरेंट्स के लिए जाते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए, अभी लास्ट वीक में एक क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था। मैंने उनको यही एडवाइस किया कि आपकी एफआईआर हो जाएगी क्वैश, पर आप सिर्फ पेरेंट्स और अपनी सिस्टर वगैरह के लिए जाइए। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको इम्प्लिकेट कर दिया जाता है ऐसे केस। दूर दराज के रिलेटिव्स, इनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी इम्प्लिकेट कर दिया जाता है ऐसी 498 की एफआईआर में। ये एक ट्रेंड हो गया है, बहुत कॉमन ट्रेंड है, पर इसको डील करना आना चाहिए। इसका सही सोल्यूशन क्वैशिंग है, जिसमें हम जाते हैं। और मैं जो है कई बार यही एडवाइस करता हूँ कि हस्बैंड को नहीं जो है पार्टी बनना चाहिए उस क्वैशिंग पिटीशन में। चाहे आपका मन कितना कर रहा हो कि यार पेरेंट्स के साथ मेरा भी हो जाए क्वैश तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टे ऑर्डर तक नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि क्या है कि अभी लास्ट वीक ही मैं जलपाईगुड़ी बेंच पे आर्ग्यू कर रहा था। जज ने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या हस्बैंड जो है इस पिटीशन में पार्टी है। मैंने कहा नहीं, हस्बैंड बिल्कुल भी पार्टी नहीं है, सिर्फ मैं पेरेंट्स के लिए आया हूँ, क्योंकि ओल्ड एजेड इन्फर्म है। और आप अगर एफआईआर देखेंगे, एफआईआर का कंटेंट देखेंगे, तो वाइफ साइड ने क्या किया हुआ है, हस्बैंड एंड इन लॉज हर जगह कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हस्बैंड का जहाँ नाम है उसके साथ एंड इन लॉज लगा दिया, हर जगह यही हुआ है। वो मैंने पूरे एफआईआर जो है जज साहब को पढ़ाई। एफआईआर पढ़ते ही जज साहब ने जो है स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया। उन्होंने ये यहाँ तक लिख दिया कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन लग रहा है, और पेरेंट्स को अननेसेसरीली जो है इम्प्लिकेट कर दिया। विदाउट नोटिस, विदाउट हेयरिंग अदर साइड, फर्स्ट डेट पे सारे ये स्टे ऑर्डर्स मिले मुझे, क्योंकि हमने जो है ये एक स्ट्रैटेजी जो है अपनाई कि सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही जाना है या रिलेटिव्स के लिए ही जाना है। अगर आप
हस्बैंड को भी उसमें पार्टी बना देंगे तो आपको स्टे ऑर्डर तो क्या नोटिस शायद ना इशू हो। तो हमेशा जो है अगर आपके पेरेंट्स का केस स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है एफआईआर देख के। हाँ, हर एक एफआईआर नहीं होगी क्वैश की हर एक में पेरेंट्स के लिए चले जाओ, जहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है मदर इन लॉ का या फादर इन लॉ का, वहाँ पे जो है डिसमिस हो जाएगा आपका केस। वहाँ पे आपको क्वैशिंग नहीं ट्राई करना चाहिए, आप ट्रायल में जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी एफआईआर में वेग एलिगेशन है और कौन सी एफआईआर में बिल्कुल स्पेसिफिक एलिगेशन है, स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है फादर या मदर का, वो देखना पड़ता है। उस हिसाब से जो है हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप क्वैशिंग के लिए जाइए या नहीं जाइए। अब कई बार होता है कि कई बार केसेस डिसमिस भी हो जाते हैं पेरेंट्स के लिए, कि 100% गारंटी नहीं है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हर एक केस को हम सीरियसली लेके क्वैश करवाएं और बिल्कुल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएं अगर ज़रूरत पड़ी तो। पर हम जो है एडवाइस जो है बेसिकली एफआईआर देख के ही करते हैं। एफआईआर में अगर आप कितना भी बोलें कि हमारे लिए क्वैशिंग के लिए चले जाइए, हमारे लिए क्वैशिंग के लिए चले जाइए, पर अगर आपका केस नहीं बनता क्वैशिंग का तो आपकी क्वैशिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका केस बनता भी है या क्वैशिंग के लिए या नहीं कर बनता है। और जितने भी मैंने ये जलपाईगुड़ी और कलकत्ता हाई कोर्ट साइड क्वेश्चन जो मैंने क्वैशिंग के लिए किया, इवन मैंने हस्बैंड को एडवाइस किया, कुछ केसेस में हस्बैंड की भी क्वैशिंग पॉसिबल है। तो जैसे 10 या 15 दिन की शादी है और 15 दिन साथ रही है, बैंगलोर का इंसिडेंट बताया हुआ बट पुलिस बैंगलोर तक नहीं गई, तो वहाँ पे भी जो है स्टे ऑन ट्रायल मिल सकता है हस्बैंड को पहली डेट पे ही। पर ये ऐसे सरकमस्टांसेस होने चाहिए, हर एक केस अलग होता है, हर एक केस जो है बिल्कुल डिफरेंट फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस में होता है। तो कई लोगों को एडवाइस की जाती है क्वैशिंग के लिए और वहाँ पे जो है सक्सेस भी मिल जाती है, बट कई लोगों का केस फिट नहीं होता है। और कई बार हमें भी लगता है कि इनका केस क्वैश हो जाएगा, बट कई बार बहुत सारे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी रिलीफ है क्वैशिंग, कि हर केस में जो है क्वैशिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो बट लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4 मैटर्स मेरे को मिले कलकत्ता एंड जलपाई, चारों में ही फेवरेबल ऑर्डर्स रहा। कभी एक केस में तो हस्बैंड तक को स्टे मिल गया ऑन ट्रायल, और अभी केस आगे बाकी है और एक केस हमारा सेटल हो गया वहाँ पे। तो ये सारे ऑर्डर्स जो है मैंने विद इन 6 मंथ स्पैन लिए, इसी साल के हैं सारे के सारे, और 3 ऑर्डर शायद मैंने 1 महीने के पीरियड में ले लिए। तो यहाँ पे हमने, वहाँ की जो मेरी टीम है उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने जो सपोर्ट दिया मेरे को, और ताकि मैं दिल्ली से जो है आर्ग्यू कर पाऊँ। तो जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन ये है कि वहाँ पे टीम अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ ये होता है केस अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपकी अच्छी है तो आपकी भी क्वैशिंग हो सकती है। आपका भी ये है कि पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट आपको रिलीफ मिल जाए, पेरेंट्स बाहर हो जाए, तो कितना बड़ा रिलीफ होगा आपके लिए। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको स्टे ऑन ट्रायल पेरेंट्स के लिए मिल गया या क्वैशिंग पेरेंट्स के लिए हो गई, तो कितना आपका केस जो है आपके फेवर में आ जाएगा। कभी आप कमेंट कीजिए अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा, कैसे आप जो है क्या करेंगे आप, कि अगर सपोज़ आपके लिए ये रिलीफ आपको भी मिल जाए ऐसा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि एफआईआर पहले देखते हैं, चार्जशीट हम देखते हैं कि क्या केस बनता है ढंग से या नहीं बनता है। अब कईयों का सवाल होता है कि एफआईआर के बाद जाए क्वैशिंग या चार्जशीट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एफआईआर के बाद भी जा सकते हैं। चार्जशीट के बाद एडवाइजेबल होता है, बट एफआईआर के बाद भी आप जा सकते हैं। बीच में अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो आप वो ऑन रिकॉर्ड लगा के अपने रिलीफ भी बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टे ऑन ट्रायल तब भी आपको मिल जाएगा अगर आप चार्जशीट के बाद, एफआईआर के बाद भी क्वैशिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, तो तब भी आपको स्टे ऑन ट्रायल आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आप देखिए कि कैसे जो है आप क्वैशिंग के लिए अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं अपने केसेस में, और कैसे जो है आपके को जो है पहला रिलीफ जो कि स्टे ऑन ट्रायल का होता है वो मिलता है, और उसके बाद जो है कंप्लीट क्वैशिंग आपको मिल जाती है। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, मेरा हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये आर्टिकल ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।